का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बहुत ही पेशेंस के साथ इस चीज को देखना बेटा, आपका बहुत ही पेशेंस के साथ देखना, ठीक है। क्या होती है परमाणु संरचना बेटा आपकी, जो हम पढ़ रहे हैं सर, ये परमाणु संरचना है क्या, इसको थोड़ा सा सही से समझा दीजिए। देखो, परमाणु संरचना पढ़ने से पहले हम बहुत सारी चीजों को क्लियर करेंगे और उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि परमाणु की वास्तविक संरचना है क्या। क्योंकि देखो एक चीज है बेटा, जब तक हमारे पास संसाधन ना हो हम अवधारणाओं से काम चलाते हैं। अगर आप देखेंगे, जब तक चीजें प्रूव ना हो जाएं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ हैं आपके जिनमें ये लिखा है कि धरती जो है गोल ना होकर चपटी है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि धरती जो है गोल ना होकर चपटी है, धार्मिक किताबें हैं ऐसी। तो अब क्योंकि जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं है मौजूद, आप साइंटिफिक वे में नहीं सोच पा रहे, आपने जो चीज देखी आपने बता दी। पहले लोग क्या कहते थे, अच्छा सूरज ऐसे घूम के जा रहा है, ओहो तो मतलब पृथ्वी का सूरज चक्कर काट रहा है। बाद में तो खोजें शुरू हुई ना हमारी। तो जैसे जैसे हमारे पास साधन आते जाएंगे वैसे वैसे हम एटम के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हम बात करते हैं अपने भारतीय ग्रंथों को लेके। जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, हाँ जी सर धार्मिक ग्रंथ है, उनमें आपका क्या कहा गया है बेटा। सबसे पहली चीज तो एक शब्द यूज किया गया है उनमें, आपका शब्द क्या है बेटा, आपका वो है आपका पंच महाभूत। शब्द जो है बेटा वो आपका क्या है, पंच महाभूत। पता है आपको? देखो, अब ये जो शब्द है पंच महाभूत, इसका मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, यहां से अगर मैं पंच महाभूतों की बात करूं बेटा, आप लोगों ने शक्तिमान देखा? शक्तिमान में आप कभी भी देखना, उससे आपको जो दिखाया जाता है उसे कहा गया है कि वो 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। यह दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी में विलीन हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं आपके, ठीक है। तो वो पंच महाभूतों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पहले से चलता आया है। अब ये है क्या, ये जो पंच महाभूत है ये है क्या? तो बेटा ये जो है आपके कौन कौन से हैं, एक है आपका भूमि। क्या है बच्चे आपका? भूमि, ठीक है सर। एक है आपका गगन, ठीक है सर। एक है आपका वायु, ओके सर। एक है आपका अग्नि, ठीक है सर, अग्नि भी हो गया आपका। और एक है आपका नीर, यानी आपका जल। तो ये जो पंच महाभूतों का कॉन्सेप्ट है ये आपका पहले से ही है, और इनको आपका फंडामेंटल एलिमेंट भी कहा गया है। द्रव के जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो आपके यही बोले गए हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें कि सर क्या ये चीजें वर्तमान में मौजूद हैं, ठीक है भाई देख लेते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, जो हम ये फंडामेंटल आपके जो बोल रहे हैं आपका, ठीक है, पंच महाभूत जो बोले गए, क्या आपको पता है आपकी 5 स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की क्या आपको 5 अवस्थाएं पता हैं? हाँ जी सर हमें पता है, कौन कौन सी अवस्थाएं बताइएगा। तो आपने एक एक करके बताई सर। एक है हमारी सॉलिड, हाँ जी सर सॉलिड है। एक है सर हमारी लिक्विड, हाँ जी बिल्कुल है लिक्विड आपका। एक है सर हमारी गैस, जी हाँ बिल्कुल गैस है। इसके अलावा जो चौथी अवस्था पाई गई बेटा, वो पाई गई आपकी क्या, चौथी अवस्था जो पाई गई वो आपकी कौन सी पाई गई, वो है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली लेट क्लास ही लेट स्टार्ट हुई है, आप प्लीज उस चीज को मत देखिएगा। एक है आपका प्लाज्मा, ठीक है सर। और एक है आपकी जो पाई गई आपकी बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं वर्तमान में पदार्थ की हैं, और यही आपके आपने आज तक ग्रंथों में पढ़ते आए हो 5 अवस्थाएं। अच्छा, इसके अलावा एक यहां पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहेगा आपको हमेशा। देखो बेटा, भूमि का अगर मैं यहां से ले लूं आपका भ,
गगन का गा ले लूं, वायु का वा ले लूं, अग्नि का आ ले लूं और नीर का ना ले लूं, तो ये जो बन जाता है आपका, क्या बन जाता है बेटा आपका, भगवान। यानी पंच महाभूतों को ही हमारे कॉन्सेप्ट में जो नाम दिया गया वो आपका भगवान नाम दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी आप रखिएगा, इससे आपको याद रहेंगे कि आपके पंच महाभूत कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, आपको पता है ये कौन है? ये है हमारे महर्षि कणाद। ये कौन है बेटा आपके? ये हैं आपके महर्षि कणाद। अब महर्षि कणाद कौन थे भाई? महर्षि कणाद कौन थे? तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें होंगी जो जाननी होंगी आपकी। हमें उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें जाननी होंगी। जैसे जैसे कि मैं आपको बता दूं बेटा, आपका एक ये व्यक्ति हैं, आपने इन्हें देखा, जानते हैं ये कौन है बेटा? ये कौन है? ये हैं आपके डाल्टन। ठीक है, नाम तो सुना होगा बेटा आपने इनका, डाल्टन। क्या किया था इन्होंने जी? इन्होंने आपका एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका, किसको लेके? आपका मैटर को लेके, परमाणु को लेके जो सिद्धांत दिया गया था वो सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, एक एटॉमिक थ्योरी। कब दी गई थी आपकी? 1803 में। तो यहां पर आप बता सकते हैं सर इन्होंने क्या कांड करा। इन्होंने 1803 ईस्वी में, इन 1803 में इन्होंने आपकी एक थ्योरी दी, जिसे आपका क्या था बेटा? आपकी एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट करी, और उस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन भाई साहब के अनुसार, इन्होंने क्या कहा उस एटॉमिक थ्योरी में? अच्छा, ये ब्रिटिश के थे, इस चीज को भी ध्यान रखना, पूरा नाम जॉन डाल्टन था इनका। उसके अनुसार इन्होंने बोला कि कितना भी बड़ा पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है आपका। कितना भी बड़ा आप पदार्थ ले लीजिए, वो हमेशा आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमने कहा ठीक है चलो। जैसे जैसे कि बच्चे, अगर मैं बात करूं आपकी, देखो क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, आप प्लीज धैर्य के साथ देखें। मैंने कहा बेटा, अगर ये कोई एक दीवार है, अगर यहां से आप लेके चल रहे हैं बेटा आपकी, ये आपकी कोई भी एक दीवार है, दीवार तो पता है ना बेटा आपको? देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसे समझेंगे आपका। हमने कहा ठीक है सर, ये हो गई आपकी बेटा दीवार। अब यहां से हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि मैंने आपको दीवार को कॉन्सेप्ट क्यों लिया, तो बेटा एक चीज बताना, आप घर बनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल बनाते हैं। घर बनाने के लिए आप दीवार बनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल बनाते हैं। अब ये जो इतनी बड़ी दीवार बनके तैयार हुई, ये जो इतनी बड़ी दीवार बनके तैयार हुई है, ये दीवार बनके कैसे तैयार हुई? ये दीवार बनके किस तरीके से तैयार हुई, आप ये बताइएगा। आपने कहा सर ये बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनके तैयार हुई है। आपकी हुई है नहीं हुई है? अगर मैं इस दीवार का एक कॉन्सेप्ट अलग कर दूं, तो आप सीधा कह सकते हैं सर ये जो इतनी बड़ी दीवार थी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों का योगदान था। इस दीवार को, इतनी बड़ी दीवार को बनाने में बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों का योगदान था। ठीक है बेटा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस ईंट को भी तोड़ दूं, तो ये जो ईंट है जो आपने यहां पर रख रखी है बेटा, ये वाली, अगर इसे किसी तरीके से मैंने तोड़ा, समझना बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखो, हमारी दीवार इस ईंट से मिलके बनी हुई थी, और ये जो ईंट है, इस ईंट को अगर मैं ब्रेक डाउन करने पे आया, ठीक है, तोड़ दो भैया, तोड़ने पे आप देखेंगे ये आपके इस तरीके से छोटे छोटे कंकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेटा? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो ईंट है, इसमें आपके छोटे छोटे कंकड़ बन जाएंगे, ये सारे के सारे आपके। देखो ध्यान से, ये जो ईंट है आप क्या कहेंगे? सर ये छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, अच्छा इन कंकड़ों को भी अगर मैं बहुत ही बारीक पीस दूं, तो आप कहेंगे सर ये जो है आपके, ये रेत बन गए, पाउडर बन गए। बने नहीं बने?
यानी अगर आप देखें इतनी बड़ी दीवार के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर करे जाएं तो ये रेत है या नहीं है या नहीं है? अगर मैं मानूं, मैंने कहा भाई ये कोई मेरा पदार्थ यानी ये कोई मेरा मैटर है, ये कोई मैटर है, तो ये जो बना ना, ये इसकी सबसे छोटी वो यूनिट जो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है, सबसे छोटी वो यूनिट जो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं बेटा, आप एक बात बताओ मुझे, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो आपको अपना ब्लड चेक कराना था। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा, बड़ा सा छुरा निकालेगा, आपकी गर्दन काटेगा और पूरा खून निकालेगा बाल्टी में, फिर चेक करने के बाद लाएगा, फिर आपके अंदर डालेगा और दोबारा से गर्दन जोड़ देगा। क्या ऐसा करता है डॉक्टर? अच्छा नहीं, आपने बोला नहीं सर गर्दन नहीं काटता, वो हाथ से निकालता है। मैंने कहा ड्रिप ली, हाथ में घुसा दिया, आपकी बॉडी का पूरा खून निकाल के भर ली पन्नियां, सारी पन्नियां चेक कराई, चेक कराने के बाद में वापस लाके आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया। क्या डॉक्टर ऐसा करता है? नहीं करता। डॉक्टर क्या करता है, बस थोड़ा सा खून की बूंद ली, उसी से बता देगा पूरा खून आपका किस तरीके से इन्फेक्टेड हो रखा है। सेम ऐसे ही अगर आप कभी भी अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराने जाते हैं तो खेत को ट्रॉली में भर के नहीं ले जाते मिट्टी को, सिर्फ एक छोटा सा सैंपल कहीं से उखाड़ के एक कट्टा भर के ले जा लो, उसी से पता चल जाएगा कि आपकी खेतों की मिट्टी में क्या चीज की क्या सिचुएशन चल रही है। ये जो सारी चीजें आपकी चलती हैं बच्चे, यानी एक छोटी सी चीज से आप पूरी की पूरी चीज की जानकारी दे सकते हैं। सेम ऐसे ही ईंट की मजबूती से आप पूरी दीवार की मजबूती बता सकते हैं। तो ये जो था, ये जो मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो पूरी मैटर की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है बेटा, वो हो जाता है आपका क्या, उसे आप एक तरीके से आपका कंपाउंड कह सकते हैं, आपका यौगिक कह सकते हैं। लेकिन यही कंपाउंड जो होता है बेटा, ये क्या कहलाता है, इससे आप क्या कह देंगे, आपका ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया बेटा आपका? मॉलिक्यूल्स। यानी ये तो आपका है द्रव्य, ये तो है आपका द्रव्य, और द्रव्य से ये जो बना, ये बना बेटा आपका अणु। क्या बना आपका? अणु। अच्छा ठीक है, अब उस ये जो अणु बनी है, ये जो ईंट बनी है, ये इससे छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बनी है। बनी है नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है, इनसे बारीक कणों से मिलकर बनी है। तो वो जो बारीक कण होंगे, इसके भी जो बारीक कण होंगे, उन्हें आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे सर ये जो है ये बनके तैयार हुई है, इसे आप बोल देंगे आपका एटम। क्या बोल देंगे? आपका एटम। यानी ये जो है इसके बारीक कण, जिसे आपका बोला गया आपका अणु। ठीक है भैया, यहां तक याद रखना। तो जो आपके जॉन डाल्टन थे, वो सिर्फ इतना ही बारीक जा पाए। उन्होंने एक छोटी सी चीज दे दी कि भाई कितना भी बड़ा पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी कंपाउंड हो, वो हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को आपका परमाणु कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आपका परमाणु कहा जाता है। समझ में आया क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज बताई इन्होंने, बहुत सिंपल सी चीज। अब मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं साइंस की भाषा में, तो बेटा साइंस की भाषा में आप समझना कैसे। मैंने कहा देखो, यहां से और अच्छे से आपको कैसे क्लियर होगी, ये तो आपका हो गया नॉर्मली, जो आपको मैं एक समझाने की लैंग्वेज हो गई आपको, ठीक है, ये आपको एक समझाने की लैंग्वेज हो गई। साइंस के हिसाब से बताऊं तो आप ये समझो कि आपके पास कोई एक बर्तन है, और इस बर्तन में आपने बेटा पानी भर रखा है। इस बर्तन में आपने क्या भर लिया बेटा? इस बर्तन में आपने भर लिया यहां पे पानी। ठीक है, ओके सर, पानी भर लिया। अब पूरा पानी जो होगा, ये होगा बेटा आपका क्या? मैटर। ये जो पूरा पानी है ये आपका मैटर है। लेकिन पानी की एक बूंद, एक बूंद जो पूरे पानी की क्वालिटी बता देगी कि भाई पूरा पानी कैसा है आपका, वो जो बूंद होगी उसे आप क्या कह देंगे? उसे आप कह देंगे सर ये आपका मॉलिक्यूल्स है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, पानी की जो एक बूंद बनी वो किससे बनी बेटा? आपने कहा सर पानी की एक ड्रॉप जो बनते हैं उसमें होता है आपका H2O। क्या होता है बेटा आपका? H2O। यानी हाइड्रोजन के दो एटम और एक एटम किसका? आपका ऑक्सीजन का। होता ही नहीं होता? बिल्कुल सही, सही बात है। तो आप ये कह सकते हैं क्या इस चीज को कि सर ये जो पानी की बूंद है, इसके अंदर जो मिला हमें, हमें दो अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं आपके, कौन कौन से जी? इसके अंदर आपने बोला सर हमें इसके अंदर दो अलग अलग एटम मिले आपके, एक ये रहा और एक ये रहा। अब पूछने पे बात आई कि सर ये जो आपको दो मिल रहे हैं ये कौन कौन से मिल रहे हैं?
ये जो अलग अलग आपने बताया कि हमें दो अलग अलग मिले हैं, ये अलग अलग कौन से हैं ये बताइएगा। तो आपने क्लैरिफाई कैसे करे बेटा? आपने कहा सर ये जो पानी की बूंद के अंदर जो मिल रहे थे ना, एक तो हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है सर, और एक है हमारा ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है बेटा, यही तो है आपके अणु यानी एटम, यानी ये सॉरी परमाणु। मॉलिक्यूल्स तो हो गया, अणु तो हो गया आपका क्या, H2O। और ये जो दोनों बने हैं, ये जो पानी की बूंद से आपके दो अलग अलग जिनसे पानी की बूंद मिलके बनी है बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा आपका अणु, जिसे आपने कहा क्या कहा आपका परमाणु। ठीक है, ये आपका परमाणु होगा। अब ये मुझे यहां तक बताइएगा कि जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चे, जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, क्या वो आपको क्लियर हो रही है? देखो हमने यहाँ पे पानी द्रव्य हो गया, H2 आपका अणु हो गया, और इससे बना आपका परमाणु हो गया। इससे आगे जो है अभी तक आपके जो आपके डाल्टन है वो नहीं गए थे। इसके बाद अगर आप देखते हैं, क्योंकि हमारे इसके बाद खोज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो हमें आगे जाके पता चलता है कि ये आपके क्या है। ठीक है, मतलब ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? देखो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, जहां से आपको क्लियर ना हो आप मुझे वहां पे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यहां पर ये चीज क्लियर नहीं है, मैं आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका ऐसा कर दूंगा, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दोबारा पढ़ने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी भर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे पढ़ने के लिए। ठीक है, डाल्टन की ये बात हमें पता चल गई, लेकिन डाल्टन ने ये बात जो आपको दी ये 1803 में दी थी। अब भैया 1803 में डाल्टन ने दे दी, क्या इससे पहले इस चीज को लेके कोई बात हुई थी? जी हां, ये जो महर्षि कणाद हैं, इनका नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है बेटा। पहली चीज, क्योंकि ये भारत के ऋषि हैं, और ये वो ऋषि हैं जो साइंटिस्ट हैं। ऐसे नहीं बेटा, आपके ऋषि सिर्फ वो नहीं होते हैं जो जंगलों में बैठते हैं तपस्या करते हैं। बेटा ऋषि का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, और ये वो हैं जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, साइंटिस्ट थे ये आपके। और मजे की बात देखो, व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाते खाते हुआ क्या, गस्सा खाया और गस्से के अंदर जैसे कंकड़ वगैरह आ जाता है वो आ गया। अब वही वाली बात इन्होंने बोला वाइफ से कि भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, तेरे को दिखाई नहीं देता, कंकड़ तो आराम से निकाल सकते हो। अगर आज की लुगाई होती, वो क्या कहती, अबे भगवान ने 32 दांत दिए, तू भी तो चबा सके। बट नहीं, ये जो थे ये खाना खा रहे थे, चबा रहे थे, और इनके मतलब चबाते चबाते इनके दिमाग में एक चीज आया, हम कहते हैं ना कि खाने को कम से कम 32 बार आप चबाया करो। कहते हैं कि उसके जो आप हैं जो चबा रहे हैं ना, उसे इतना बारीक पीस लो कि वो अपने एटम्स तक में डिवाइड हो जाए आपका खाना, ताकि जो उसके अंदर का पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी जो पोषक तत्व है वो सही से आपको मिल पाए। खाना खाते खाते इन्होंने एक चीज बोली कि कितना भी बड़ा पदार्थ हो वो हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलके बनेगा। और उस कण को, क्योंकि आपको पता है हमारे यहां पे हम ज्यादातर चीजों को भगवान से, प्रकृति से जोड़ के बताते थे, उन्होंने उस कण को नाम दिया परम अणु यानी परमाणु। परमाणु यानी परमात्मा का अणु। और ये महर्षि कणाद ने लगभग लगभग अगर आपको बताऊं मैं, इनसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात का मतलब आप ये लगा लीजिए कि डाल्टन ने 18वीं में जाके बताया आपको, 17वीं में, तो 17 और 6 लगभग 2-2.5 साल पहले ही आपको बता दिया गया था। लगभग लगभग अगर आप देखें आपका हाँ मान के चलिएगा आपका लगभग लगभग आपका 2-2.5 साल पहले ये बता दिया गया था आज से कि भैया जो आपका जो भी बड़ी से बड़ी चीज है वो आपकी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनिएगा, उसे आपका परमाणु कहा जाएगा। और महर्षि कणाद, ये सवाल पूछा गया था बेटा, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से डाल्टन का पूर्वगामी कौन था जिसने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? डाल्टन से पहले किसने किया था परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित? वो महर्षि कणाद थे। ठीक है, ये आपके में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।
अब मुझे ये बताइएगा, यहां तक किसी भी बच्चे को, कोई भी ऐसा भाई बंधु सखा मित्र यार दोस्त मेरा जिसे क्लियर ना हो, वो मुझे ये बता सकता है कि मुझे क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आसान सी चीजें, बहुत आसान सी है। चलिए, अब हमने कहा सर ठीक है, आपने डाल्टन के बारे में बता दिया, और डाल्टन भैया ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या कहा था, आपने ये भी बता दिया। इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर हम कहें कि इस डाल्टन का जो सिद्धांत था, उसकी मेन मेन क्वालिटी क्या थी, प्रमुख बातें क्या थी। सबसे पहली चीज इसने यही बोला कि कितना भी बड़ा पदार्थ हो, वो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनेगा, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में उसे नाम दिया था आपका एटम, और हम उसे कहते हैं आपका परमाणु। ठीक है, ये इससे ज्यादा डिटेल में नहीं गए डाल्टन जी, नहीं गए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं की बात करी इन्होंने। किसी भी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, साइज में बात कर लो, मास में बात कर लो, केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर लो, क्या होंगे आपके, सेम होंगे। जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु जो होंगे परस्पर भिन्न होंगे। यह बात किसने बोली, यह बात डाल्टन ने बोली। ठीक है, डाल्टन ने यही चीजों को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन भैया ने क्या कहा कि सर इसने बोला द साइज कॉमा केमिकल प्रॉपर्टी, साइज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें आपके, या फिर अगर हम बात कर लें उनका आपका मास एंड मास, जो मास है ऑफ द एटम ऑफ किसका, सेम मैटर बोल दीजिए आप चाहें, ऑफ द एटम ऑफ सेम मैटर, मैटर बोल दीजिए आप, या फिर आप कंपाउंड बोल दीजिए, और कंपाउंड आर सेम। यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, आपकी मास की बात करूं, किसी भी सेम साइज के जो होंगे वो आपका सेम रहेगा, सेम होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इन्होंने के हिसाब से बोली गई आपकी, विभिन्न का अलग होगा। एक चीज इन्होंने बोली, ठीक है, जो जहां पे इनका जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी गलत साबित हो गई थी। एक चीज इन्होंने ऐसी बोल दी जहां पे इनकी प्रॉपर्टी गलत साबित हो गई थी। इन्होंने क्या बोल दिया, ये फ्लो फ्लो में बह गए। अब भैया इन्होंने खोज करी, उस टाइम पे इनके आसपास कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो फ्लो फ्लो में आके इतना बह गए। इन्होंने क्या कह दिया, जो एटम होता है ये आपका इनडिविजिबल होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है आपका, यानी ये आपका अविभाज्य और अविनाशी कण है आपका। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू किसके, डाल्टन। यहां पे ये चीज मुझे लिखनी जरूरी है बेटा आपकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। जो डाल्टन भैया है ना, उन डाल्टन भाई साहब के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि गुरुजी जो हमारा एटम है ना, ठीक है, एटम, ये जो एटम है आपका अविभाज्य है, इनडिविजिबल है आपका। ठीक है, और सर ये जो है ना एटम आपका अविभाज्य होने के साथ साथ ये जो है आपका इनडिस्ट्रक्टेबल भी है आपका। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनके हिसाब से इन्होंने इसे अविभाज्य और भैया क्या बोल दिया आपका, अविनाशी बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, डाल्टन भैया ने ये बात बोल दी क्योंकि ये आपका फ्लो फ्लो में निकल गए थे। वो कहते हैं ना कि भैया मेले तो मुंह ते निकल दई,
वही गलती इन्होंने कर दी थी, इनके भी मुंह से निकल गई थी भाई, है ना। अब डाल्टन ने ये बात बोल दी, लेकिन इसे पता नहीं था कि ये आगे विभाजित हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें, वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं, आपने पता है बेटा आपका जो ये एटम होते हैं ना, ये आपके ये जो हैं ये डिविजिबल हो चुके हैं आपके, किस किस में डिवाइड हो रखे हैं बेटा आपके, आपको पता है इनसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं या नहीं बने हैं, बिल्कुल सर। ये जो है आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपके विभाजित हो चुके हैं वर्तमान में। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर ये जो है ना आपका इंडिविजिबल नहीं थे, आपके विभाजित हो सकते हैं आपका, इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले और इनसे आपका न्यूट्रॉन भी निकले हैं। लेकिन क्योंकि जब तक खोज हुई नहीं थी, हमारे पास इक्विपमेंट थे नहीं, तो भैया जो बात इन्होंने बोल दी वही सच मानी जाएगी, है ना। अच्छा, इन्होंने एक चीज बोली, जो भी आपका यौगिक बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा आपका, अगर आप अलग अलग एलिमेंट के एटम को लेंगे तो कंपाउंड जो बनेगा ना, उसके लिए आप, जैसे मैं एक नॉर्मली सी बात बोलूं, जैसे बेटा आप जाते हैं, जैसे मैं कोई एक केला वगैरह लेके आया, केला ले आओ, सेब ले आओ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई एक केला था, दो जनों को देना है, कैसे देंगे, लिया आधा इसे दे दिया, आधा इसे दे दिया, ले भाई तू भी खा, तू भी खा, दोनों खुश रहो, आपका हो गया ऐसे। या फिर कभी कभी जैसे दूध वगैरह आता है तो मम्मी क्या करते हैं, ले 2 ग्लास में कर दिया, ले भाई तू भी पी ले, तू भी पी ले, बात खत्म। लेकिन जब बात आती है कंपाउंड बनाने की, जब कभी भी अगर बात आई कि सर आपको एक कंपाउंड बनाना है, आपको एक यौगिक बना के तैयार करना है, तो उस यौगिक में आपको पता है कम से कम मिनिमम 2 एटम तो 2 एलिमेंट तो होंगे, 2 एलिमेंट हो आपके, ठीक है, या फिर सिंगल एलिमेंट के ही 2 एटम हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट लेंगे, उन एलिमेंट को हमेशा उनके जो एटम होंगे वो एक पूर्ण संख्या होगी, एक कंप्लीट नंबर होगी। ऐसा नहीं है जैसे आप कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट हैं, एलिमेंट के जो एटम होंगे भैया, आपके एटम क्या होते हैं, हमेशा एक आपका कंप्लीट नंबर होते हैं। क्या होते हैं आपके कंप्लीट नंबर। अब आपने कहा सर ठीक है, ये आपके कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर कैसे होंगे, देखो ये कभी भी आपके भिन्न नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है आपका, जो आपकी बेटा भिन्न होती है ना, भिन्न नहीं होते हैं। अब इसे समझना कैसे, कि सपोज करो मैंने एक कोई भी एटम बनाने बैठा, मैंने कहा भाई एक काम करो, पानी बना लो, आप H2O बना लो। अब जब H2O बनाने बैठा बेटा, तो हाइड्रोजन के मैंने इसमें कितने लिए, 2, ऑक्सीजन के कितने लिए, 1। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे पानी बनाना था तो मैं कहूं भैया हाइड्रोजन मुझे हाफ दे दे, या एक काम कर ऑक्सीजन मुझे 3/4, मतलब 1/3 हिस्सा दे दे, वो 3/4 हिस्सा दे दे, ना 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 ना, ये नहीं होने का, ये गलत है। हमेशा जो आएंगे ये आपके एक कंप्लीट नंबर आएंगे, और ये बात बिल्कुल आगे जाके भी सही साबित हुई है। जो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये बात बोली थी, तब तो ये सही थी, ये बात आज भी सही है कि जो भी आपका कंपाउंड बनके तैयार होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक पूर्ण संख्या में अपने एटम देते हैं, आपका हमेशा एक पूर्ण संख्या में एटम देंगे आपके, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बात बोली, ये हम डाल्टन की बात कर रहे हैं बेटा। मेरे हिसाब से देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से बस एक पूरी क्लास को इतने प्यार से देख लो बैठ के, जितने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, इस चीज का मेरा वादा है कि जो जो चीज आपको यहां पे लिखी होगी वो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, इतने आसान तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। इन्होंने, डाल्टन ने ये कंपाउंड वाली बात तो बोल दी, डाल्टन ने एक बात ये भी बोल दी, इसने एक बात और रख दी, डाल्टन भैया ने अपनी एक बात और लोगों के सामने रख दी। वो क्या थी, इन्होंने कहा कि भैया एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपके एटम होते हैं, एटम किसमें, आपने कहा इन रिएक्शन, कोई भी अगर आपकी रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है,
उसके अंदर जो एटम होते हैं, एटम के साथ क्या कांड होता है उसमें, इन्होंने बोला कि सर याद रखना एटम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं आपके, कंबाइन हो जाते हैं आपके, रीअरेंज्ड हो जाते हैं आपके। यानी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु संयुक्त, पुनर्व्यवस्थित और पृथक होते हैं। एटम ही है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं बेटा आपके, सर ये आपके सेपरेट होते हैं आपके, ठीक है जी, सेपरेट हो गए आपके, और कंबाइन होते हैं आपके, जी सर आपने कंबाइन भी करा दिया इनका, या आपका इन्हें रीअरेंजमेंट भी करते हैं आपका, ये आपका रीअरेंजमेंट भी करते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में छपे होने चाहिए, ये पॉइंट आपके दिमाग में छपे होने चाहिए कि एटम ही हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर आपका सेपरेट, कंबाइन या रीअरेंज होते हैं। ये बात अकॉर्डिंग टू कौन, डाल्टन के अकॉर्डिंग थी, डाल्टन के अकॉर्डिंग थी आपका, ठीक है, समझ में आई, समझ में आई। यहां तक मुझे एक बार सभी लोग बेटा हार्ट भेजिएगा, हार्ट भेज के बताइएगा कि कितना क्लियर है, जल्दी हार्ट भेजिएगा। बेटा जल्दी से मुझे एक बार हार्ट्स भेज दीजिए आपके कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही है और मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि भाई तुम लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो हमने बेटा डाल्टन भैया की बात को पूरा करा, ठीक है, डाल्टन भैया ने परमाणु का स्ट्रक्चर बता दिया, आपकी बाकी चीजें जैसे हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। अब हमने कहा सर आपके जो अणु होते हैं, ये अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हल्का सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो इस चीज को थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूंगा बेटा, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं आपके, बेटा एक बात बताओ, ये जो ब्लैक हार्ट है, ब्लैक हार्ट भेजने का क्या मतलब बनता है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सर पे सींग उगे हुए हैं या मेरे दांत बाहर आ रखे हैं, मेरे बड़े बड़े नाखून हैं? शाबाश बेटा शाबाश, देखेगा। हाँ, यहां पे अगर हम बात करें इस चीज की, तो देखो ये तो आपको सिंपल सी चीज समझ में आ गई, कोई भी आपका द्रव्य जो है, ये चीज मैंने यहाँ पे बता दिया, फिलहाल फिलहाल ये अलग सेपरेट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो है ये पूरा सेपरेट होना चाहिए आपका, डाल्टन से भी अलग, कि द्रव्य जो है अणु से मिलकर बनेगा, अणु परमाणु से मिलकर बनेगा, परमाणु आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, कण होते हैं, किसके, अच्छा चलो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके ही बात कर लेते हैं आपका, इनको ही लेके बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। परमाणु स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बता दिया, इसे मैं आगे और अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है बेटा आपकी, जैसे कि अगर मैं देखूं आपकी आपका 97 86 प्रोटॉन हुए थे और न्यूट्रॉन आपके 93, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाए सर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज वगैरह हुई थी, ये किसने करी थी, कब करी थी, कैसे करी थी, ये चीजें आपसे पूछी जाए तब आप क्या करेंगे आपका, ठीक है, तब आप क्या करेंगे आपका। तो यहां पर हमने कहा कि सर एक चीज बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बता रहे हैं, ये है क्या, किसने इसकी खोज करी है, कहां पे ये पाया गया, कैसे ये ढूंढा गया, उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो, उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात है 1897 की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, चलो हेडिंग तो डालें पहले, देखो, और हाँ एक चीज और, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। मतलब यह है कि फालतू की थ्योरी, देखो एग्जाम में आपकी थ्योरी या डेफिनेशन तो पूछनी जाती है, तो डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए,
ठीक है, दिमाग में आपके डेफिनेशन होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट से कुछ भी पूछ लिया जाए वो एग्जामिनर की मर्जी है, आप तो बस आपको तो पेपर क्रैक करने से मतलब है फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अच्छा यहां पर जब आपकी इलेक्ट्रॉन की बात कर ही ली है तो बेटा मैं आपको बताऊं, क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्हें जानते हैं आप? ये जो है, क्या आप इन्हें जानते हैं? देखो ये देखो, ये है आपके जे जे थॉमसन। ठीक है, ये है आपके जे जे थॉमसन, नाम सुना होगा। ठीक है, जे जे थॉमसन। इन भाई साहब ने क्या करा? इन भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने आपका 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोजा था। इन्होंने आपका कब? 1897 में क्या करा था आपका? डिस्कवर किया था आपका, किसे? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जे जे थॉमसन ने। पहला पॉइंट तो आपका इनके बारे में ये हो गया। अच्छा, इन्होंने ये खोजा कैसे था? किसी भी मेथड से खोजाओ, किस तरीके से खोजाओ, ये पता तो होना चाहिए आपका, ये हमें पता तो होना चाहिए आपका। इन्होंने क्या करा था बेटा, एक आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था आपने। इन्होंने क्या करा था बेटा, याद रखना, किसके द्वारा? ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। इन्होंने आपका कैथोड किरण से आपका एक देखो कैथोड क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कैथोड किरणें नहीं, कैथोड जो होती है ये बहुत छोटे 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 सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों को क्या कहा आपका, इन्हें आपका कॉरपल्सल्स कहा था, आपका कणिका, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इसने क्या करा, थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें जो होती हैं बहुत छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ठीक है, देखो बात करें कैथोड रे ट्यूब, तो इन्होंने क्या करा, देखो ये जो आपकी कैथोड रे होती है बेटा, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल से, किससे बनी होती है बेटा आपकी? ये आपकी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है आपकी क्या, कैथोड रे। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो नाम दिया था आपका, इन्हें जो नाम दिया था, इन्हें नाम दिया आपका कणिका। क्या नाम दिया बेटा आपका? कणिका। किसने ये कणिका जो बोला था आपका, जे जे थॉमसन ने इसे बोला था आपका। ठीक है, कॉर्पस्कल्स। ठीक है, कणिका नाम दिया था इन्होंने, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, जिसे बाद में आपका इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरा चीज आती है बेटा आपका कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान होता है ना, उससे भी बहुत कम होता है। हमने कहा सबसे छोटा जो परमाणु है आपका कौन सा है? सबसे छोटा परमाणु देखो, जो आपका स्मॉलेस्ट एटम है, वो आपसे पूछा जाए तो वो आपने कहा सर वो कौन सा है, किसका है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु आपका सबसे छोटा परमाणु होता है। ठीक है, और सबसे छोटे परमाणु के मास का भी 1/1836 गुना कम होता है आपका। यानी इसका जो मास है, हमने कहा सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा ई नेगेटिव से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो होता है ना आपका, ये आपका 1/1837 गुना होता है, किसका? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट को याद रखना आपका।
बल्कि 37 या 36 होता है आपका लगभग लगभग, आप ये ले लीजिए। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन का 1836वां भाग होता है आपका, इतने भाग कर दीजिए आपका। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हुई, सबसे बड़ी चीज जो हुई भाई, इस आदमी ने ऐसा कांड कर दिया कि जो आपके ये थे ना डाल्टन, डाल्टन ने ये जो बोला था कि भाई ये आपका इनडिविजिबल है, आपका इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसने कहा भाई हट, ये जो है देख मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। समझ रहे हैं? तो थॉमसन ने क्या निकालना, परमाणु एक डिविजिबल कण होता है आपका, और इसने जो कणिकाएं निकाली वो परमाणु की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आपकी। समझ में आया बेटा आपका? समझ में आया? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो बात चल रही थी आपकी, हमने जो बात करी, हमने कहा सर ये तो आपका 1897 में करा था, क्या इससे पहले भी कुछ चीज हुई थी? हाँ बेटा, इससे पहले हुई थी, इससे पहले भी एक चीज हुई थी। क्या हुआ था इससे पहले? किससे पहले बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन से पहले की बात कर रहा हूं आपका। एक व्यक्ति थे आपके, नाम याद रखना, हर एक पॉइंट याद रखना बेटा। वो थे आपके, आपने सुना होगा गोल्ड स्टीन, नाम सुना है बेटा आपका? भौतिक साइंटिस्ट थे आपके गोल्ड स्टीन। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे आपके। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बेटा, अब जो पढ़ा रहा हूं इस पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, और बच्चा ज्यादातर गलत भी करके आता है इसके सवाल। गोल्ड स्टीन ने क्या काम करा बेटा? ये एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने आपका कब, बात कर रहा हूं बेटा मैं 1897 में आपका हुआ, 86 की बात कर रहा हूं, 86 में, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक कैनाल किरणों की खोज कर दी। इन्होंने क्या करा, आपकी कैनाल रेज, जिसे आपका एनोड रेज बोला जाता है आपका। ठीक है, इन्होंने क्या करा, में डिस्कवर किया आपका, क्या डिस्कवर किया बेटा आपका? डिस्कवर करा इन्होंने कैनाल रे। ये जो कैनाल रेज होती है बेटा, ये जो होती है आपकी, इन्हें आपका बोला जाता है आपका एनोड रे। जैसे अगर आप देखें यहां पे कैथोड रेज जो थी वो आपकी किसके, जे जे थॉमसन ने, और उससे पहले गोल्ड स्टीन ने कैनाल रेज की खोज कर ली थी आपकी। और ये किरणें जो होती हैं आपकी किससे बनी होती है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यानी यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला बेटा? देखो, ये जो कैनाल रेज होती हैं ये आपकी बनी किससे होती है बेटा? सीधा सीधा सर, ये जो हमारी होती है ना, ये आपकी पॉजिटिवली जो चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से, पार्टिकल से ये आपकी क्या होती है बेटा? आपकी बनी है। ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें गोल्डस्टीन ने बताई। तो आपसे जो सवाल पूछा गया, आपसे जो सवाल पूछा गया कि भैया ये बता दीजिए कि धनावेशित कणों की खोज किसने करी थी? ठीक है, धनावेशित कणों की खोज जो थी वो किसने करी थी आपकी? तो भाई वो करी थी आपकी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। इन्हीं के मेथड को फॉलो करते हुए, गोल्डस्टीन के मेथड को फॉलो करते हुए बेटा, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है आपका क्या, क्या नाम होता है बेटा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये याद रखना आप। कौन आते हैं बेटा आपके? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अच्छा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपके दिखते कैसे हैं? ये भी देख लीजिए भैया आप मेरे भाई, ये हैं आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये हैं आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, याद रखना। देखो, ये हैं वो व्यक्ति,
इन्होंने क्या करा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करा क्या बेटा आपका? ठीक है बेटा, मैं कमेंट्स लेने बार बार नहीं आ सकता बेटा, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, प्लीज थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कमेंट लेने नहीं आऊंगा, मैं आपके कमेंट्स वगैरह को नहीं देखूंगा बार बार, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं ये लंबी क्लास रहे भले ही, लेकिन इसमें ये वाला टॉपिक आपका पूरे तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, पूरे तरीके से ये आपका खत्म हो जाए, बस ये चीज इसमें चाहता हूं मैं आपका। तो इसीलिए हमें इस चीज को थोड़ा सही से देखना पड़ेगा। देखो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल करे, और प्रैक्टिकल के बाद ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे ना, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करा बेटा आपका? नाम दिया। मतलब इन्होंने, उसने ये बोल दिया था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन इस पार्टिकल की खोज भी करी, उसे नाम भी दिया, और उसे क्या बोला गया बेटा? उसे इन्होंने बोला आपका प्रोटॉन। क्या बोला आपका? प्रोटॉन। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं आपका कि भैया ये जो नाम दिया, ये किसने दिया आपका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाम दिया था, और प्रोटॉन नाम दिया था। इस तरीके से हमें ये पता चला कि भैया हु इज द, ये देखो दो सवाल बने बेटा आपके, दो सवाल। गोल्ड स्टीन ने आपका किसकी खोज करी? धनावेशित पार्टिकल्स की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पता था इसका पार्टिकल्स कैसा है क्या है, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं दी। डिटेल देखो, उसने सिर्फ ये बता दिया था कि एक धनावेशित पार्टिकल्स होता है, लेकिन उसकी पूरी जो डिटेल दी गई आपकी, उसकी पूरी जो डिटेल दी गई वो किसके द्वारा दी गई? वो आपके रदरफोर्ड के द्वारा दी गई। रदरफोर्ड के द्वारा पूरी की पूरी डिटेल दी गई। इसीलिए आपका जो प्रोटॉन का जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? वो रदरफोर्ड ने करी थी। इस पॉइंट को दिमाग में आपको डाल के रखना पड़ेगा। अब एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछ रहा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया वो धनावेशित कणों की खोज के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी। समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े बेटा, अब बात करते हैं आपका न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये देखो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना बेटा आपका, यहां पे इस चीज का आप कहेंगे सर इस चीज का इतना रोल क्या है आपका, जो आप ये एक एक करके बता रहे हो, इसका रोल हमें आगे समझ आएगा। और खासकर इनकी जो आप ये जो पढ़ रहे हो ना डेट है कि किसकी खोज कब हुई है, इसका मेन रोल है आपका आगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो था, ये आप प्रोटॉन ले लीजिए इसकी हेडिंग। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? जो अभी तक पढ़ा है उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? देखो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आपका, ये प्रोटॉन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन हो गया। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो बेटा न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानना। देखो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए इन भाई साहब के बारे में। ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? ध्यान से देख लो इन्हें, ध्यान से देखिएगा इस आदमी को। कौन है ये? कोट पैंट पहन के यहां पे जो आया है, ये कौन है भैया? भैया ये है आपके जेम्स चैडविक। कौन है मेरे बच्चे आपका? इनका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, एक तो आपको नाम पता होना चाहिए इनका। ठीक है सर, इन्होंने करा क्या? तो भैया हुआ क्या, जैसे बाकी सारे साइंटिस्ट खोज करने में लगे पड़े थे, तो इन्होंने भी क्या करा? मैं काहे को शांत बैठूं, इन्होंने कहा मैं भी करूंगा। तो इन्होंने आपका 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करती थी। इन्होंने, जेम्स चैडविक ने आपका कब, याद रखना पॉइंट बेटा आपके, 1932 में क्या करा आपका? डिस्कवर किया। क्या बेटा आपका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को
डिस्कवर किया गया आपका किसके द्वारा? आपका भैया जेम्स चैडविक के द्वारा। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि किसने क्या प्रूव करा आपका। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका, क्योंकि इन्होंने आपका डिस्कवर किया था आपका न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के कारण इन्हें आपका 1935 में क्या मिला बेटा आपको? नोबेल प्राइज। 1935 में इन्हें आपका नोबेल प्राइज दिया गया था आपका न्यूट्रॉन की खोज के लिए। तो आपका पहला पॉइंट आपका बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर होना चाहिए न्यूट्रॉन को लेके, कि न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी बेटा आपकी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। कब करी थी? 1932 में करी थी। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है आपका, अच्छा जैसे हमने इन तीनों चीजों को देख ली, आपको नहीं पता हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं आपका बेटा, कि अब जो देखेंगे हम परमाणु के मॉडल के बारे में देखेंगे। हम परमाणुओं के मॉडल के बारे में धीरे 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 चीजों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि देखो, अच्छा यहां से एक शॉर्ट ट्रिक्स और याद कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा बेटा आपका ईंट पर नाच। पढ़ा ही नहीं पढ़ना बेटा? बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ईंट पर नाच। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो बेटा। आपका क्या है ईंट पर नाच बेटा? तो भैया याद रखना, ई से क्या हुआ आपका? सर ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। पी से क्या हुआ? सर पी से हो गया हमारा प्रोटॉन। ना से क्या हो गया आपका? ना से हो गया सर हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, टी से क्या हो गया बेटा आपका? टी से आप बोलेंगे आपका थॉमसन, जे थॉमसन। आर से क्या हो गया आपका? आर से आप बोलेंगे सर रदरफोर्ड। आर से क्या हो गया आपका? रदरफोर्ड। ना से क्या हो, चा से क्या हो गया आपका? बेटा आपका हो गया चैडविक। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए, कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ईंट पर नाच, ये आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो हम देखते हैं, हम देखेंगे आपका जो आपके बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे मॉडल दिए गए, तो हम उन्हें देखते हैं। आपका परमाणु मॉडलों की बात करते हैं। आपका अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं, देखो परमाणु मॉडल, अब जो हमारी मेन हेडिंग है, देखो मेन हेडिंग जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, कि भैया मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी के अंदर मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उन्हें कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर जी तो है बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं स्लो स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो अपनी पूरी स्पीड के साथ ही पढ़ा रहा हूं। बट मेन है कि मुझे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अगर इन फ्यूचर आप किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी करने बैठे, ठीक है, तो आपको वहां पर ये ना जानना पड़े कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें नहीं आता है। उस हिसाब से तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं जो सबसे पहला पॉइंट लेके चलता हूं वो जॉन डाल्टन को लेके चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करूं बेटा आपकी जॉन डाल्टन को लेके, तो क्या आपने जॉन डाल्टन का नाम सुना है? आपने कहा सर हाँ सुना है। कहां सुना? अभी तो बताया था सर आपने। जॉन डाल्टन का नाम मैंने अभी तो पढ़ाया था बेटा आपका। जॉन डाल्टन वो व्यक्ति था जिन्होंने आपका कौन से साल 1803 में एक मॉडल दिया था आपका। कब दिया था बेटा आपका? 1803 में। 1803 में जॉन डाल्टन ने एक मॉडल आपके सामने पेश किया, और उस मॉडल के हिसाब से आपने क्या करा कि भाई आपका कोई भी आप
कोई भी आपका परमाणु की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपकी, ठीक है। हाँ परमाणु मॉडल है तो परमाणु की बात कर रहा हूं बेटा आपकी। ये आपका कोई एक मॉड्यूल है जिसे आपका पेश किया था किसने, डाल्टन ने। डाल्टन भैया के हिसाब से क्या चीज चल रही है आपकी, कि भैया ये जो मॉडल है इसमें आपके एटम होंगे, और एटम जो होंगे, परमाणु जो है वो आपके, मतलब उसने कुछ नहीं बोला परमाणु किससे बना है कैसा बना है, उसने सीधा बोल दिया छोटा, सबसे छोटा कण परमाणु होता है। किसी भी एटम का सबसे छोटा कण जो होता है आपका वो परमाणु होता है। इसे आपका सॉलिड स्फीयर मॉडल भी कहते हैं आपका। इसे आपका कहा जाता है बेटा आपका सॉलिड स्फीयर मॉडल। क्योंकि आपको पता है कि जॉन डाल्टन ने आपका कोई भी फालतू की चक्कर नहीं करी। उसने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई जो परमाणु है वो आपका सबसे छोटा कण है, वो विभाजित होगा ही नहीं। तो सीधा सीधा उसने एक गोले के तौर पे मान लिया, उसके आगे आपको बढ़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे उससे ज्यादा आपको बढ़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने वहीं पे बोल दिया आपका। लेकिन 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 बात करें आपका हम थॉमस के परमाणु मॉडल की, बात करें किसकी बच्चे आपके, हम बात करें आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये जो थॉमसन है बेटा आपका, इस भाई साहब ने आपको क्या करा, थॉमसन भैया ने क्या करा बच्चे, इन्होंने कर दिया एक खतरनाक कांड। जैसे जैसे कि भैया आप ध्यान से देखो, थॉमसन भैया ने क्या कांड करा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा आपका, थॉमसन भैया ने क्या कांड करा। देखो इन्होंने खोज कर दी आपकी किस चीज की, जे जे थॉमसन। थॉमसन क्या बेटा आपका, ईंट। ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। थॉमसन भैया ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, और इन्होंने ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आपके, इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं आपका, आपने कहा कि बहुत बड़ा जो परमाणु है, परमाणु एक पूरा धनावेशित कण है। परमाणु क्या है बेटा आपका, थॉमसन के हिसाब से परमाणु एक धनावेशित कण है, बड़ा सा कण है। ठीक है जी, हमने मान लिया। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बिखरे होते हैं, भरे होते हैं। अगर जैसे कि उसकी बात करूं मैं आपकी, किसकी, अरे इसकी बेटा, जॉन डाल्टन की। इसने बोल दिया परमाणु आपका सिर्फ एक गोलाकार है, लेकिन ना ना ना, क्योंकि इसने आपके नेगेटिव चार्ज की खोज करी थी, तो इसीलिए इसने अपनी एक अलग ही थ्योरी पेश कर दी। क्या बोला भैया, कि भैया अगर ये आपका परमाणु है ना गुरुजी, अगर आप सोच के चल रहे हो ये आपका परमाणु है, और परमाणु आपका जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपका दिख रहा है, ठीक है जी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु हमारा जैसा आपने चाहा, आपका ये परमाणु है। आप इस गलतफहमी मत रहना कि परमाणु ऐसा होता है, ना ना। परमाणु के अंदर, परमाणु आपका पूरा का पूरा जो है धनावेशित है, पूरा का पूरा धनावेशित है। ये जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है पूरा। ठीक है सर, हमने कह दिया इसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका, ये आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या दिक्कत हो गई ना, दिक्कत गुरुजी ये है कि इसके अंदर जगह जगह आपको, इसके अंदर जगह जगह आपको क्या मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन धसे हुए मिलेंगे। इसने बोला इसके अंदर जगह जगह आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होंगे आपके। ठीक है, क्या चीज समझे आप, कि सर ये आपका भले ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके अंदर जगह जगह नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं धसे हुए हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके अंदर धसे हुए हैं। और क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये पूरा का पूरा धनावेशित है आपका। समझ रहे बेटा आपसे क्या कह रहा हूं, मतलब ये लगा लो एक तरीके, बहुत सिंपल तरीके से बोलूं अगर मैं, तो भाई जो आपकी थाली थी, जो आपकी प्लेट थी, थाली थी, आप ये लगा लो कि वो जो थाली है, वो स्टील की जो भी आपकी थाली है, वो आप कह दीजिए कि सर ये आपका परमाणु है, और उसके अंदर कटोरी, गिलास, चम्मच ये रख के आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए। तो ये जो बात बोली गई, ये किसके द्वारा बोली गई, ये बोली गई जे जे थॉमसन के द्वारा। अच्छा, जे जे थॉमसन ने ये बात बोली, लेकिन इसे समझाया किस तरीके से था, ये बात इन्होंने बोल दी कि ये जो होता है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है सारा का सारा, और इसके अंदर ये जो होते हैं ना आपके
ये आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये आपका एटम इस तरीके से है, लेकिन इनका समझाने का तरीका बड़ा ही अच्छा था। समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था। कैसे था बेटा आपका? इन भाई साहब ने कहा कि भाई ये समझो जैसे कि आपके पास कोई एक तरबूजा है। इन्होंने बोला आपके पास ये कोई भी एक तरबूजा है इस तरीके से, ठीक है भैया? ठीक है सर। अब हमने कहा ठीक है सर, तरबूजा हो गया, तरबूजे का आप क्या करें? तो भैया तरबूजे को बीच से काट दो। हमने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम तरबूजे को बीच से काट देते हैं। और आपने जब काटा बेटा, इस तरीके से आपका तरबूजा बीच से कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? हाँ जी बिल्कुल कटेगा। ये आपका जो तरबूजा कटा, हमने कहा चलो हमारा तरबूजा अंदर से लाल निकला। वैसे मतलब निकल जाता है, अगर किस्मत अच्छी हो तो लाल ही तरबूजा निकलता है आपका। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है हमारा तरबूजा लाल है। तो इस तरबूजे के अंदर आपको पता है बीज होते हैं काले काले। हाँ जी, ये इस तरबूजे के बीज हो गए। ठीक है बेटा? तो इन्होंने क्या समझाया कि बस ये समझ लो कि ये जो तरबूजे का पूरा गूदा था ना, ये आपका धनावेश है। क्या है आपका? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इसके अंदर बीज भरे हुए हैं ना, ये आपका ऋणावेश है। क्या है बेटा? आपका ऋणावेश है। और ये जो समझाया, किसने समझाया आपका? ये बात बताई हमारी थॉमसन ने। थॉमसन ने बोला कि सर अगर आप इसे एटम मान के चल रहे हो ना, आपका जो तरबूजा है वो आपका एटम है, तो बस ये समझ लेना पूरा का पूरा तरबूजा धनावेशी चार्ज है, और जो उसमें बीज है वो आपका क्या है? वो आपके इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इन्होंने समझाया। ये थॉमसन ने ऋणावेश तथा धनावेश परिमाण समझ में आया? अच्छा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ये बात भी हमें पता ही है। कब करी थी? हमने कहा सर थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी आपकी, कब करी थी भाई? गोल्ड थॉमसन ने नहीं नहीं ओके, परमाणु स्ट्रक्चर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा नहीं बेटा। न्यूट्रॉन हो गया, अच्छा ये रहा। ठीक है, स्लाइड हमारी नीचे चली गई। ठीक है, ये देखो थॉमसन ने आपकी खोज करी थी, आपको पता है कब करी थी? 1897 में करी थी। एक पॉइंट और लिख लेना, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज करी थी। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। थॉमसन ने इसकी खोज करी थी, उसके लिए इन्हें आपका याद रखना 1906 में क्या मिला था बेटा? आपका नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किसकी खोज करने के लिए? इन्हें आपके इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो आपने यहां पे देखा थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया था बेटा आपका, जो देखो मैं आपको थ्योरी आपके में नहीं आएगी तो प्लीज मैं आपको बस समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। क्या बोला इसने कि भैया इस मॉडल में इन्होंने बताया कि जो परमाणु में नाभिक के बारे में जो बताने में, जो मतलब डाल्टन बताने में असमर्थ था, वो इन्होंने बताया कि धनावेश गोले में, देखो थॉमसन का ये जो मॉडल है परमाणु मॉडल, इसमें उसने कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना की एक इकाई होती है, जो मतलब जो परमाणु है उस पर कोई अगर आवेश नहीं होता है तो इस स्थिति में समझने के लिए थॉमसन ने ठीक है अगर आवेश ठीक है। जो डाल्टन है उसने बोला है परमाणु पे कोई भी आवेश नहीं होता है, क्योंकि उसने सीधा बोल दिया था कि ये क्या है? आपका एक छोटा कण होता है। लेकिन थॉमसन ने बताया कि नहीं भाई, परमाणु पर आवेश होता है, धनावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसा होते हैं। और इनके इस मॉडल का जो नाम दिया गया था बेटा आपका, इसे बोला गया था आपका प्लम पुडिंग मॉडल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका, कई बार, कि इनके द्वारा, थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया था बेटा, उस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है आपका? याद रखना, वो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो आपका क्या था? वो यही था आपका जो थॉमसन ने प्रेजेंट करा था आपके सामने। ठीक है, थॉमसन का ये मॉडल हो गया। अच्छा एक चीज और, यहां तक तो आपको क्लियर है ना? थॉमसन का मॉडल वगैरह क्लियर है पूरा ना? ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं थॉमसन भैया की, तो इनके मॉडल में कमी क्या थी?
कमी क्या थी? ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आपका परमाणु मॉडल को देखो, इन्होंने ये तो बोल दिया कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इन इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से संजोया जाता है। देखो, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर पैटर्न में काम करेगा, पर्टिकुलर एक पैटर्न होगा हर चीज का। तो थॉमसन के मॉडल में ये नहीं बताया गया, उनसे ये समझाया नहीं गया कि परमाणु में जो धनावेश है वो किस प्रकार से ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है को अपने में अंतर्निहित करके रख पाते हैं, अपने अंदर जोड़ के रख पाते हैं। क्या ऐसा कारण है कि वो उन्हें जोड़ के रख पाते हैं? दूसरा चीज, धनावेशित गोले में के जो समान होते हैं, आपको पता है ऋणावेश और धनावेश समान होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, आपका इस हिसाब से अगर समझाया जाए तो जो, अच्छा एक चीज और, हाँ थॉमसन ने एक बात और बोल दी थी बेटा, एक चीज याद रखना। आपको पता है, मॉडल के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, आपको पता है कि इस मॉडल में एक बात क्या प्रूव हुई? वो ये हुई आपका कि किसी भी एटम में, जो आपका एटम है, परमाणु है, जो आपका परमाणु बेटा, एटम के अंदर जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें आपका प्रोटॉन होंगे, उतने ही आपके क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। यानी धनावेश और ऋणावेशित चार्ज जो होता है किसी भी एटम के अंदर वो आपका समान होता है। इस बात को तो थॉमसन ने बता दिया था, और यही कारण होता है कि ये आपके जो भी आपके परमाणु होते हैं वो वैद्युत उदासीन होते हैं आपके, क्योंकि उसमें ऋणावेश और धनावेश आपका समान होता है। ये चीज तो इन्होंने समझा दी थी, ठीक है। बस बात क्या करें कि जो परमाणु की स्टेबिलिटी थी वो उसे समझाने में असफल रहे, किस तरीके से ये बिखरे होते हैं इस चीज को समझाने में असफल रहे। तो इनका जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटा आपका, तो जो दूसरा मॉडल जो आपके सामने आया जे जे थॉमसन ने, अच्छा मॉडल कब दिया? ये 1904 में दिया था, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा आपका, थॉमसन भैया का नाम लिख दिया आपका, ठीक है। कब मॉडल दिया उन्होंने? तो ये आपका 1904 में इन्होंने मॉडल दिया। मैंने ये बात भी आपको बता दी बेटा आपकी। मॉडल क्या दिया? तो भैया मॉडल के तौर पे मैं आपको ये भी समझा देता हूं हल्का सा। इनका जो था ये तरबूजे वाला मॉडल था, ताकि आपको याद रहे कि इन भैया ने आपसे क्या बात बोली थी, ठीक है। इन भैया ने आपसे क्या बात बोली थी, आपको ये चीज कैसे याद रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और इसमें आपके इस तरीके से बीज भी मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। थॉमसन का अगला स्टेप हमारा क्या हो गया? थॉमसन मॉडल हो गया। और थॉमसन का ये था आपका परमाणु मॉडल, जो कि इन्होंने तरबूजे के आकार के हिसाब से बताया था। और इस मॉडल को जो नाम दिया गया था बेटा आपका, वो क्या था? आपका प्लम पुडिंग मॉडल, सीधा बोल दिया था आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो हमने यहां पे दो मॉडल पढ़ लिए। अब क्योंकि ये मॉडल भी बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करने में आपका फेल हो गया, तो हमें और नए मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ी, और नए मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे, तो एक व्यक्ति आते हैं आपके बेटा इनके बाद, जिनका नाम था आर्नेस्ट रदरफोर्ड। आर्नेस्ट रदरफोर्ड वही व्यक्ति है बेटा आपका जिन्होंने आपका, आपने पढ़ा ना, आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या काम करा? प्रोटॉन की खोज करी, करी नहीं करी? प्रोटॉन की खोज करी। धनावेशित कण तो पहले से पता था कि धनावेशित कण होता है, लेकिन ये नहीं पता था क्या कैसा। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो अब हम बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, ठीक है। थॉमसन हो गया आपका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो भैया ये क्या था? देखो,
जितने भी अब आपके मॉडल अपडेट होंगे, अगर आप सीरियल वाइज याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बेटा वो आप कभी नहीं भूलने के। पता है क्यों नहीं भूलने के? क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप ये देखते गए, अच्छा इसके में ये कमी रह गई थी तो हमें नई की जरूरत पड़ी। और अगर आप बीच बीच से याद करोगे, वन लाइनर याद करोगे, तो आपको समझ ही नहीं आने का। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है चीजें हुई कैसे थी। क्लियर ही नहीं है ना आपको चीजें हुई कैसे थी, ठीक है? तो इसलिए आपको वहां पे समझ नहीं आने का आपका। इन भाई साहब को आप जानते हैं, यही है भैया हमारे रदरफोर्ड भैया, यही है हमारे रदरफोर्ड भाई साहब, जिन्होंने आपका अपना एक मॉडल पेश कर दिया था। अच्छा, अब इनके मॉडल के हिसाब से चीजें क्या थी? रदरफोर्ड भैया ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल के हिसाब से इन्होंने क्या बोला भैया, देखो। इन्होंने क्या करा आपका, 1911 में एक सोने की पतली सी परत ली, गोल्ड फॉइल, और उस पे अल्फा कणों को बिखेर दिया। उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाले अपनी लाइफ में। तो एक बार ये चीज पूछी जाती है आपकी, देखो फिलहाल 11th क्लास में इसने आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो हम उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप याद रखना 1911 में इन्होंने क्या करा आपकी, कि जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक फॉइल ले ही लेता हूं जरा। बेटा ये आपकी गोल्ड की एक कोई परत ले ली मैंने, ये मैंने सोने की एक परत ले ली बहुत पतली सी, और इस पे अल्फा कण, इस पर अल्फा कणों की बौछार करानी शुरू कर दी है आपकी। ये आपके अल्फा कण हैं जो इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अल्फा कण जो हो गए जो इसकी तरफ जा रहे हैं। अब इन अल्फा कणों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर दिया। अल्फा कण और ये गोल्ड फॉइल, समझना इसे। ये आपकी गोल्ड फॉइल है और ये है आपके अल्फा कण, ठीक है भैया? तो यहां पर इन्होंने देखा कि जो अल्फा कणों को आपका डाला गया, जो अल्फा कणों को आपको बखेरा गया आपका, उन्होंने कुछ इस तरीके से चीजें कर दी। किस तरीके से बेटा? आपके अधिकतर अल्फा कण जो थे अपने मार्ग पर बिना सोने की परत से बाहर निकले क्या हो जाते हैं आपके, इधर उधर चले जाते हैं। आपके परमाणु के भीतर अधिकांश जो थे, अधिकांश मतलब जो अधिकतर अल्फा कण थे अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित जो आपकी परत है, परत से बाहर निकल गए, मतलब सीधा सीधा चले गए आपके। बहुत कम संख्या में अल्फा कण जो थे आपके विक्षेपित हुए, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में कहीं ना कहीं भाग धनावेशित भी आपका। और बहुत कम अल्फा कण जो थे आपके 180 डिग्री पे विक्षेपित हो गए, जिससे पता चला कि धनावेशित भाग जो होता है परमाणु में बहुत कम आयतन में ही होता है आपका। मतलब अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, जैसे कि मैं ये अल्फा कण बहुत सारे फेंक के मार रहा हूं, हुआ क्या, जो ये ऊपर वाले थे ये आपके सीधे निकल गए, ऐसे 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 निकल गए। अब यहां से जो ये बिना विक्षेपित हुए चले गए, यानी इसके आसपास का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद देखा, जो है इसके पास को आए थे, ये आपके इस तरीके से फैलने लगे, इस तरीके से फैलने लगे आपके ये, ठीक है? ओके सर। और कुछ तो ऐसे थे जो आए और वापस चलने लगे आपके इस तरीके से, समझ रहे हो? तो उससे पता क्या चला कि भाई जितना ज्यादा बीच सेंटर में को आप डाल रहे हो, वो उतना ज्यादा ही प्रतिकर्षित हो रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं। और जो आप थोड़ा सा दूर दूर जाते जा रहे हो तो वो सीधे निकल जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि भाई जो भी धनावेशित भाग होता है, पॉजिटिव चार्ज भाग होता है, वो ज्यादातर एटम के बीच में ही होता है आपका। ज्यादातर क्या होता है, वो आपका एटम के बीच में होता है। यही खतरनाक चीज इन्होंने बताई। इन्होंने ये लगा लो कि भैया, इन्होंने जो क्या बात बोली, इन्होंने ये बात बोली कि जो धनावेश होता है ना, वो एटम के सेंटर में होता है आपका। यानी अगर मैं ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो प्रैक्टिकल इन्होंने करा, ये जो प्रैक्टिकल इन्होंने करा,
ये प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, देखो ठीक है। ये प्रैक्टिकल इन्होंने करा और इस प्रैक्टिकल के आधार पर इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। ये प्रैक्टिकल इन्होंने करा था 1911 में। तो इन्होंने सबसे बड़ा ये निकाला कि जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है ना, आपका किसी भी एटम का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो होता है वो हमेशा उसके सेंटर में होता है। कहां होता है बेटा? आपका सेंटर में। इन्होंने ये बोला ये जो सेंटर है ना, इसमें धनावेश भरा हुआ है, ठीक है जी। इसी वजह से इनके मॉडल को आपका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा गया, परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया आपका, क्योंकि इन्होंने ही इसे नाभिक शब्द बोला था। समझ में आया? समझ में आया बेटा? इन्होंने क्या करा, जो आपने देखा कि भैया ये भाई साहब आते हैं और आने के बाद में इन्होंने अपना एक नियम दे दिया रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या बोला कि भैया याद रखना पॉजिटिवली चार्ज जो भाग होता है ना पूरे एटम का, वो बिल्कुल सेंटर में होता है। एटम आपका अगर बहुत बड़ा एटम है तो उसका ये लगा लीजिए बहुत छोटा सा हिस्सा होगा जो पॉजिटिव होगा, बहुत छोटा हिस्सा होगा जो उसका क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है भैया, हमने ये बात मान ली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे बेटा? आपके एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेंगे, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम में चलते हैं आपके। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी बेटा आपकी ग्रहों के समान ही होगी, जो कि नाभिक धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। कारण क्या होगा जुड़ने का इनका? कारण क्या होगा इनके जुड़ने का? तो सर इनके जुड़ने का एक सिंपल सा कारण ये होगा, अच्छा, इनके बीच में आकर्षण बल, इनके बीच में आकर्षण बल इन्हें जुड़ने का कारण होगा। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से बताया इस चीज को हल्का सा समझो। रदरफोर्ड ने बोल दिया भाई पॉजिटिवली चार्ज आपका इस तरीके से होता है, होता है, बिल्कुल होता है जी। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं आपके। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं भाई, इस तरीके से। समझ में आया? ये बात बोली आपकी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या बात बोली कि सर ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो बीच का जो सेंटर होता है ना किसी भी उसका, वो आपका कैसा, अच्छा इन्होंने ये जो बात बोली है ये किस तरीके से बोल दी? 1911 में इन्होंने ये बात बोली थी आपकी, 1911 में ये वाली बात बोल दी थी आपकी। और इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, आपका सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से आपका घूमते हैं। सोलर सिस्टम से इसकी तुलना कर दी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसे ऐसे ले लीजिए, इस तरीके से। ये जो बात बोली गई है एटम के बारे में, ये बोली थी रदरफोर्ड ने, ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। ठीक है भैया, और ये बात कब बोली? अभी बेटा ये 1911 में चल रहे हैं हम, तो यानी अभी तक आपकी न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं है, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई अभी तक आपकी। इस चीज को दिमाग में डालकर रखना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खोजे जा चुके हैं और ये चीज इसने बोल दी गई है। ठीक है, तो इसका जो मॉडल है ना, इस मॉडल को आपको क्या कहा गया? इस मॉडल को एक नाम और दिया गया आपका। सबसे पहली चीज वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं आपका, सर्कुलर ऑर्बिट मॉडल कहा गया इसे आपका, या सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा गया आपका। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा गया आपका। ये आपका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और ये क्या हुआ? इसे बोला गया भैया यही तो है नाभिक, यही तो है मेरे बच्चे नाभिक जो आपका सेंटर में है। तो रदरफोर्ड ने अपनी बात इस तरीके से रखी और इसने ये बोला कि आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा के, लगा रहे नहीं लगा रहे, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा के एक दूसरे को बांध रख रखा है अपने चारों तरफ। ठीक है, एक दूसरे को अपने चारों तरफ बांध रख रखा है आपका। समझ में आई?
बट एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्होंने बोला, इन्होंने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये बोल दिया कि भाई ये जो है किस तरीके से घूम रहे हैं, जैसे कि इन्होंने ये तो बोल दिया सोलर सिस्टम के हिसाब से घूम रहे हैं, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस तरीके से घूमेंगे, ठीक है, कितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा, या फिर एक ही पूरा एक ही वृत्त में घूमेंगे या 10 वृत्त बनाएंगे, इस तरीके की ये बात नहीं बता पाए थे आपकी, ठीक है, इस तरीके की बात ये नहीं बता पाए थे। समझ में आया? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, यहां तक सिर्फ, ठीक है, यहां तक। अच्छा, इसी दौरान एक आपकी क्वांटम थ्योरी जो थी वो आपकी आई, इसी दौरान आपकी क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगला जो मॉडल है वो आपका इसी थ्योरी पे आपका बेस्ड होगा। क्वांटम थ्योरी में आपको क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया कि जो भी आपका ऊर्जा विकिरण होती है आपकी, ठीक है, या फिर आपका ऊर्जा का जो आपका इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो आपका निरंतर नहीं होता, अनिश्चित होता है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है। इन्हीं बंडलों को आपका क्वांटम कहते हैं। एक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया वो ये किया गया आपका कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, यानी आपका बेटा आपका जो आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा विकिरण के बारे में दिया गया आपका, ऊर्जा विकिरण में बात क्या कही आपकी कि इसके अंदर ऊर्जा विकिरण में आपका कहा कि ऊर्जा विकिरण का जो आपका उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन यानी आपका एमिशन जो होगा, इसका एमिशन या फिर इसका एब्सॉर्प्शन होगा आपका, ये आपका क्या होगा, आपका ये आपका निरंतर नहीं होता है, निरंतर नहीं होगा, नहीं होता। और दूसरी चीज आपकी क्या होता है, ये आपका यह अनिश्चित होता है, यह आपका क्या होता है बेटा, आपका कोई भी ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये आपका अनफिक्स्ड होता है। और ये अनिश्चित छोटे छोटे जो आपके स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में होता है आपका, जिन्हें आपका क्या कहा जाता है बेटा, आपका इन्हीं पैकेट को कहा गया आपका क्वांटम, इन्हीं पैकेट को क्या कहा गया आपका, इन्हीं पैकेटों को कहा गया आपका क्वांटम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बंडल्स या बंडल्स बोल दो या पैकेट्स बोल दो के रूप में होता है। ये बस इतना सा ही पढ़ लीजिए आपका ये किस तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि इसके बाद जो आपका मेन सिस्टम है हमें उसमें जाना है आपका, इसके बाद एक व्यक्ति आएंगे बेटा आपके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएंगे, आपने इनका नाम सुना हो ना हो, पर ये देख लो, आपने इन्हें देखा, पहचाना, कौन है ये, पहचानो बेटा, बताओ कौन है ये, जल्दी बताइएगा। ये जो व्यक्ति आए बेटा, इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल रख दिया जिसे आपका बोला गया आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोहर इनका नाम है बेटा आपका, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसे समझना ये आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हमारे एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाएंगे। परमाणु संरचना, जो परमाणु स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके बाद हमारे खत्म हो जाएंगे, तो इसे आपको हल्का सा समझना होगा। देखो, इन भाई साहब ने क्या चीज करी, कब करी, पहले सबसे पहली चीज बेटा, ये जो नील बोर है, इन्होंने आपका 1913 में जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थे उसमें जो कमियां थी उन्हें दूर करी आपकी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपका, ठीक है, आपसे पूछा जाए सर ये जो आपकी एटॉमिक थ्योरी है ये आपकी किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए बेटा आपका
मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक थे, उनके द्वारा आपका एटॉमिक सिद्धांत दिया गया था। और इसी एटॉमिक थ्योरी को बेस बनाते हुए इन्होंने आपका क्या करा था, इन्होंने आपका 1913 में, अगर आप देखेंगे बेटा आपका जो आपका इन्होंने जो रदरफोर्ड ने दिया था 1911 में मॉडल दिया था, इन्होंने 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल को अपडेट करना शुरू किया, अपडेट करा और उसकी कमियों को दूर किया आपका, ठीक है, दूर किया। इन्होंने क्या बोला, जो क्वांटम सिद्धांत था उसका यूज करते हुए इन्होंने क्या बोला कि परमाणु जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमते हैं वो निश्चित आपके ऑर्बिट्स में ही निश्चित एनर्जी के साथ, निश्चित वेलोसिटी के साथ घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे। इन्होंने जो बोला, इन्होंने सबसे मेन बात क्या रखी आपकी नील्स बोर ने, कि भाई हर एक का ऊर्जा स्तर अलग अलग है, जो आपके घूम रहे हैं ना वो निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ घूमेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि भैया आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे कि नील बोर वगैरह इन सब ने माना है, आप अगर मानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका ये रहा, ठीक है जी, हमने कहा ये हमारा इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना वो ऐसा नहीं है मुंह उठा के कहीं भी घूम जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ये वाला सिस्टम नहीं है बेटा कि वो आपका मुंह उठा के कैसे भी घूम लेगा, उसका घूमने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उसका जो है घूमने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है बेटा। ठीक है, अब बताइए सर पर्टिकुलर पैटर्न कैसा है। देखो ये मैं आपके सामने थोड़ा सा मॉडल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे समझ जाना आप। देखो यहां पर ये जो बनाया आपका, इसी चीज को समझिए। देखो ये जो घूम रहा है ना आपका, ये किस तरीके से घूम रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जो घूम रहा है आपका, ये ऐसे नहीं है कि आपका कैसे भी घूम लेगा, ये पर्टिकुलर इसने ये अपनी कक्षाएं बना रखी हैं, इनमें ही घूमेगा ये आपका, ये जो घूमेगा ना ये इसकी पर्टिकुलर अपने ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट में घूमेगा। क्योंकि ये जो है जैसे सपोज करो इसके जो चक्कर काट रहा है, मैंने कहा ये वो लोग हैं जो छोटे गोले में घूम पाते हैं, ये उससे बड़े में, ये उससे बड़े में, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, इंग्लिश में ही बता रहा हूं। देखो चलो, इसने जो करा आपका, इसे आपका आपने इन जो इनकी जो सेल्स थी, इन कोशों को, सेलों को आपने नाम दे दिया, ये हो गई आपकी के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सर ये आपकी N1 हो गई, ये आपकी N2 हो गई, ये आपकी N3 हो गई, ये आपकी N4 हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन जो सेलों में घूम रहा है ना वो आपका इस तरीके से घूम रहा है। अच्छा दूसरी चीज, सेल बढ़ रही है, जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो आपका एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल है वो भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जो आपका ऊर्जा स्तर है वो भी आपका उस तरीके से ही आपका बढ़ेगा। तो प्रत्येक ऑर्बिट या आपकी सेल एक निश्चित एनर्जी रखती है, और ये जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ये आपका सेल के बढ़ने पर बढ़ता जाता है आपका, समझ में आया। ये जो मॉडल दिया गया था ये आपका किसके द्वारा दिया गया, बोर के द्वारा दिया गया, ये आपके बोर के द्वारा दिया गया आपका, ठीक है। तो यहां तक हमने कहा ठीक है, चलो ये चीजें हमने मान ली आपकी कि आपका किस तरीके से आपका घूमता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने यहां पे जान ली, सब चीजें जान ली। इन सभी के मॉडलों को मिला के आपका, इन सभी के मॉडल को मिला के आपका, ठीक है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ आपका। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, ये जिन लोगों ने आपके दिए हैं, इन सभी के मॉडलों को मिला के ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। तब जाके हमें पता चला, नील बोर ने एक दिन में नहीं बता दिया भाई,
नील बोहर ने एक दिन में नहीं बता देता ये चीजें आपकी कि इस तरीके से होता है आपका, एक दिन में नहीं बताया था आपका, 1913 की बात है। अच्छा, उसके बाद जब आप 1932 के करीब जाएंगे आपका, तो आपको ध्यान है कि जो आपका न्यूट्रॉन है उसे आपका 1932 में डिस्कवर किया गया है, और अभी आप नील बोहर को लेके चल रहे हैं 1913 में। तो इसने भी सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन को माना था कि प्रोटॉन ही भरा हुआ है बीच में, इसके अलावा इसने भी कुछ नहीं माना आपका, ठीक है, इसके अलावा इसने भी कुछ नहीं माना आपका, ठीक है। बाकी चीजें आपकी चलती रही, भगवान के सारे जो चीजें चलनी थी, कई सारे लोग आए, उन्होंने अपने नियम देते गए, लेकिन जब लास्ट में जाके आपका चैडविक आया और चैडविक ने आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करी, तब जाके पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बेस में होते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बेस में होते हैं। तो बोहर के बाद जो आपका मॉडल पेश हुआ आपका, देखिएगा, जो आप ये परमाणु मॉडल हम पढ़ रहे हैं बेटा, आपका परमाणु मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं आपके, चलो इनके बाद जो आएंगे, अब जो परमाणु है आपके, परमाणु को समझना आप कौन से हैं आपके, देखो जो बीच में भरे हुए हैं आपके, जो बीच में है, ये आपका सपोज करना जैसे ये है, ठीक है, ओके सर। देखो, यहां से जो आपको मेन चीज समझनी है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपकी 4-5 चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। अब बस चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है आपका, बाकी बेस तो आपका सारा मैंने क्लियर कर दिया है इतना अच्छे से कि आपको सारी चीजें अब क्लियर रहेगी। बेटा इसमें आप देखिएगा, ये जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। ये आपका न्यूट्रल है, यानी जिस पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके चारों तरफ जो सेलें बनी हुई हैं आपकी, जो इसके चारों तरफ आपकी जो सेल बनी हुई है, जैसे ये सेल हो गई आपकी, ठीक है, हम लेके चल रहे हैं, जैसे कि बेटा आपकी ये सेल हो गई, ठीक है। अच्छा, एक सेल और ले लेते हैं आपका, देखिए इन सेलों में अगर आप देखें यहां पर, इसमें आपको कुछ यहां पे भी तो मिलेगा ना, ये दिखाई दे रहे हैं आपके, हाँ जी, ये जो ये इसके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं बेटा आपके, ये क्या है, आपने कहा सर ये जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चे आपके, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। तो यहां से आपको जो चीज समझ में आई बेटा, वो क्या चीज समझ में आई कि सर बेटा बस ये डायग्राम आपको हर चीज क्लियर कर देगा। अब ये डायग्राम आपके 7-8 सवाल यहीं पे खत्म कर देगा। आपको क्या चीज समझ में आई, ये जो आपके ये है, ये जो आपके ये है, ये क्या है बेटा आपके, ये आप कहेंगे सर ये हमारे प्रोटॉन है, क्या है बच्चे आपका, ये हमारे प्रोटॉन है, ठीक है सर। ये जो ये है, ये क्या है आपके, आपने कहा सर ये हमारे इसमें आपका न्यूट्रॉन है, ये क्या है बच्चे आपका, न्यूट्रॉन है, ठीक है सर। अच्छा, तो सर ये बताइएगा, ये जो आप हरे हरे से दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये आपके ये क्या है, ये जो आप दिखा रहे हैं, तो बेटा यहां से याद रखना कि सर ये जो है ये हमारे क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो गए। ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है बेटा आपका, ये है इसका न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा आपका, न्यूक्लियस, नाभिक, जो कि किससे मिलके बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना है आपका। ये किससे मिलके बना है बेटा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा,
ये क्या है? आपने कहा सर ये हमारी इसकी सेल है, कोशिकाएं आपकी। तो यहां से आप इस चीज को समझ जाइएगा कि जो आपका एटम है, और ये पूरी चीज क्या है, तो ये पूरी चीज आपकी बेटा आपका एटम है। यही तो है बच्चा आपका एटम। तो ये हो गया आपका एटम। तो आपका जो एटम है वो आपका बना किससे बेटा? आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं आपका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ आपका एक निश्चित कक्षा में मूवमेंट करता है आपका। पहली तो आपकी ये चीज समझ में आनी चाहिए। पहला तो ये चीज आपको यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी चीज, हम जो एलिमेंटों को लेते हैं जो आपके एलिमेंट लेते हैं आपके, उसमें आपको कई सारी चीजें रखनी पड़ेंगी आपकी, कई सारी चीजें रखनी पड़ेंगी आपके। अच्छा, यहाँ पे आपका बेटा जो आपने पढ़ा होगा ऑफ-बाउ लॉ होता है आपका, पाउलीज लॉ होता है आपका, है ना, या फिर आपके बात करते हैं आपका हुन्स लॉ होता है। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हम देख लेंगे, पर इन्हें हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपका परमाणु संख्या, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर की। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बेटा हमें एक चीज पता है किसी भी एटम के बारे में। ये एटम है, इसके बारे में मुझे चीजें क्या क्या पता है। मैंने पहली चीज लिखी कि सर मुझे पता है इसमें जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो आपके इक्वल होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्या ये बात आपको पता है या नहीं पता है? आपने कहा सर मुझे भी पता है। मैंने कहा मुझे भी पता है ये बात तो, ठीक है। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि जब प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो एटॉमिक नंबर आप जो नापते हैं, चाहे प्रोटॉन के हिसाब से नाप लो, चाहे एटम के हिसाब से नाप लो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट किसे लेके चले आपका बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेके चले आपका एटॉमिक नंबर। क्यों भैया? क्योंकि ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बाहर, अगर कोई रिएक्शन होती है सबसे पहले या तो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाला जा सकता है या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे डाला जा सकता है। क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन अंदर डालूंगा इतनी सारी लेयरों को चीरते हुए मुझे जाना पड़ेगा बेस में, अगर निकालूंगा तो भी मुझे इसके बेस से यहां से खींच के निकालना पड़ेगा। यानी प्रोटॉन को चाहे निकालना हो चाहे प्रोटॉन डालना हो, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और उस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस पे इंपैक्ट पड़ेगा, न्यूक्लियस पे आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्रोटॉन के साथ छेड़खानी नहीं होती जल्दी से। छेड़खानी किसके साथ होगी? इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, नहीं होगी? छेड़खानी किसके साथ होगी? इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। तो इसीलिए हम जो परमाणु संख्या या इसे आपका परमाणु क्रमांक कहा जाता है, यहां पे जो लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं। जबकि आप इसमें आपका ले सकते हैं, आप जबकि आप अगर चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर को आपको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड बराबर आपका पी के हो जाता है। आपके जेड बराबर आपका पी हो गया। दूसरा आता है बेटा आपका सर एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? तो भैया आप हमेशा याद रखना, जब हमें मास काउंट करने की बात आई गई है, जब मास काउंट करने की बात आ ही गई है तो कर लो काउंट। ठीक है सर, काउंट कर लेंगे। मास जब काउंट करते हैं तो उसमें आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये पूरा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तीनों का मास जोड़ दीजिए आप। आपने क्या करा? आपने लिखा सर, जब आप ये काउंट करवा रहे हैं तो इसमें आप क्या लिखेगा? आपका आ जाएगा यहां पे जो जो आप डाल सकते हैं बेटा, आपका क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि इनके साथ अब उन्हें जोड़े भी ना भी जोड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। पहले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी बहुत ज्यादा कम है, इलेक्ट्रॉन का उससे भी ज्यादा कम है। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं ना मास की, अगर केवल और केवल अगर मैं मास का कंपैरिजन करूं बेटा आपका, तो बेटा याद रखना आपका सबसे ज्यादा जो मास होता है, सबसे ज्यादा मास वो होता है बेटा आपका न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के बाद आता है आपका प्रोटॉन और सबसे कम होता है आपका इलेक्ट्रॉन का। बल्कि इन दोनों का जो होता है ना लगभग लगभग आपका सेम होता है, आप लगभग सेम कह सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कम है तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। तो जब आपके मास की बारी आई, जब मास की बारी आई तो मास में आपने क्या करा, आपने सर एटॉमिक मास में ले लिया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब इस हिसाब से जब आपने देखा एटॉमिक मास को हमने रिप्रेजेंट करा किससे बेटा, ए से। ए से रिप्रेजेंट किया तो ए बराबर आपका कितना हो गया, ये हो गया P प्लस और N0। हो गया नहीं हो गया? अच्छा एक चीज और, आपको पता है P प्लस बराबर आपका क्या होता है, Z होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं A आपका जो होगा Z प्लस न्यूट्रॉन होगा? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी ये जो आपका है इसे आपका क्या कहा जाता है बेटा, आपका ए हो गया आपकी द्रव्यमान संख्या। ये क्या होगी बेटा आपकी द्रव्यमान संख्या। और आपका जेड क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटा, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अच्छा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई एक्स का एटम है, कोई बेटा ये वो वाली एक्स नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, उस वाली एक्स के पीछे मत चले जाना। ये आपने कहा कि ये आपका कोई भी एक एक्स एटम का नाम है, जैसे हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका इससे। तो ये जो आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप उसका एटॉमिक नंबर, और आप यहां पर या यहां पर दोनों साइड कहीं भी लिख दीजिए, जैसे आप यहां पे भी लिखते हैं और ये यहां पे भी लिखते हैं। तो यहां पे आपका जो होगा वो होगा आपका एटॉमिक मास। यानी अगर मैं इसे लिखने बैठा, अगर मैं इसे लिखने बैठा तो सिंपल सी बात है कि ये जो मेरा x है इसे मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसे मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई, मुझे यहां पर तो देना पड़ेगा आपका क्या, एटॉमिक नंबर यानी आपका z। यहां पे तो किससे लिखना पड़ेगा बेटा आपका z से। ठीक है सर, ये z हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहां पे आपका a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो भैया वो एक बार मुझे फटाफट अब मैसेज करे और मुझे बताए कि भैया किसी को डाउट है या नहीं है। यहां तक क्या किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज में किसी भी तरीके का कोई डाउट है बेटा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स ले लूंगा। ठीक है, आप बताइएगा यहां तक क्लियर है या नहीं है। ये आपको ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। अच्छा इन चीजों के क्लियर होने के बाद में अब आपको कुछ पढ़ने होते हैं जिसमें आपका क्या आता है, आइसोटॉप्स आ जाता है, आइसोबार आ जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक पढ़ लिया है तो वो आपका यहीं का टॉपिक है। तो यहां पे आपकी दो चीजें आती हैं बेटा आपकी, एक आइसोटॉप्स, ठीक है भैया, ओके सर। और दूसरा जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है, आपने कहा वो हो गया सर आपका आइसोबार। आइसोबार्स। अब ठीक है चलो, अब बात आई, ठीक है सर ये जो है ये आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, आइसोबार और आइसोटॉप्स। और यही आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा बेटा, यही आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा कि आइसोबार आपके क्या है और आइसोटॉप आपके क्या है। आइसोबार क्या है
और आपके आइसोटॉप क्या है, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है सर। देखो, हिंदी के नाम से आपको ये सही से याद हो जाएगा। अगर आपको इनका हिंदी में नाम पता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में पता लगा लेंगे क्या है। ठीक है, चुटकियों में पता लगा लेंगे। जैसे आइसोटॉप्स हो गए बेटा आपके, इन्हें बोलेंगे आपका समस्थानिक। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। ठीक है सर। और आइसोबार जो होते हैं इन्हें बोला जाएगा बेटा आपका समभारिक। समभारिक मतलब कि ये हो गया समस्थानिक का मतलब है बेटा समान स्थान पर, यानी ये आपसे ये कहना चाहता है आपका, ठीक है, जो आपके सेम प्लेस पर हो। क्या हो? सेम प्लेस पर, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो सेम प्लेस पर हो। और समभारिक का मतलब क्या है भाई? तो समभारिक आपसे कहना चाहता है बेटा आपका जिनमें आपका सेम मास हो, सेम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि भैया आपको सिंपल सा देखो याद होना चाहिए, आइसोटॉप्स वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सेम। अच्छा, दूसरी चीज, सेम प्लेस का मतलब है, अब आपको पता है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल बनी है, पीरियोडिक टेबल में आपका यहां पे ये चीज आपको नोट करके लिखनी पड़ेगी। आपका ये जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, आप लिखेंगे कि भैया पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट भरे गए हैं, पीरियोडिक टेबल में बेटा आपके जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जो अरेंज हुए हैं, कैसे अरेंज हुए बेटा आपके? अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी का मतलब समझना बेटा आपका, जैसे अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊं, जब थोड़ी सी बात आई गई है पीरियोडिक टेबल को लेके, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं आपके। ये बेटा आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर। और इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, अगर आप इसमें देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है सर। उसके बाद बढ़े आगे, एटॉमिक नंबर 2 आया, फिर बढ़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर देखेंगे ना 11, 12, यानी ये जो बढ़े जा रहे हैं ना आपके, ये पीरियोडिक टेबल में जो भरे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जा रहे हैं। भरे जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जा रहे हैं। तो भैया हमने उससे अंदाजा लगाया। अब हमने कहा कि सर जो आपके पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे आ रहे हैं, सेम जगह आने का उन्होंने सीधा सीधा मतलब बता दिया भाई कि इसमें आपका जो आपका एटॉमिक नंबर है, क्या है एटॉमिक नंबर? ए नहीं, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा आपका? एटॉमिक नंबर है आपका जेड। एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका? सेम होगा। बट जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो क्या होगा आपका? वो आपसे कह दिया गया कि वो भाई आपका डिफरेंट होगा। अब यहां से कई सारे सेंस निकल जाते हैं इस चीज के। ये सिर्फ इतना सा नहीं है बेटा आपका कि एटॉमिक मास डिफरेंट और ये सेम हो गया और ये टॉपिक खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, इसमें तो आपके बहुत सारे सेंस निकल के आएंगे अभी आपके। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें, देखो ये समभारिक क्या होता है? जिसका भार समान हो, भार समान हो यानी एटॉमिक मास सेम हो। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक आपका नंबर डिफरेंट होता है वो आपके आइसोबार्स होते हैं, और जिनमें आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वो आपके क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं। अब यहां पे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका हमारे हाइड्रोजन के हैं, एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपका, जैसे आपका प्रोटियम, प्रोटियम कॉमा
ड्यूटेरियम कॉमा ट्रिटेरियम। इनके साथ क्या दिक्कत है बेटा कि इनके साथ दिक्कत कुछ नहीं है तो ये तीनों ही आपके हाइड्रोजन, तीनों ही आपके हाइड्रोजन है। और तीनों क्योंकि आपके एटॉमिक नंबर सेम है, यानी ये एटॉमिक नंबर क्या क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम था, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग होने का मतलब क्या है कि सर इसका एटॉमिक मास एक था, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। तो ये जो है आपका ये आपको यहां से क्लियर हुआ एग्जांपल से। अच्छा, अगर नहीं भी क्लियर होगा इसमें दो तीन चीजें मुझे अभी क्लियर करनी है आपको। इसमें इसके एग्जांपल से ही मुझे आपकी दो तीन चीजें क्लियर करनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं आपका, मैंने कहा सर इसे बता दीजिए थोड़ा सा। तो यहां से थोड़ा सा समझिएगा, आपका जो आइसोबार होते हैं इसमें अगर आप लेना चाहें आप किसका ले जा सकते हैं एग्जांपल। आइसोबार का एग्जांपल में आपका क्या आ जाता है बेटा आप ले सकते हैं यहां पे आपका, जैसे कि मैं कार्बन ले लूं, कार्बन का एग्जांपल और एक आपका नाइट्रोजन का एग्जांपल। कैसे ले लिया बेटा, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। ठीक है सर जी, हमें पता है। लेकिन जो इनका एटॉमिक मास है, कार्बन का आपका 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, और नाइट्रोजन का आपको पता है आपका 14 होता है। तो कार्बन हमने जिसका एटॉमिक मास 14 था वो ले लिया, और यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप देखिएगा कि सर यहां पर इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है, इसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है आपका तीनों में एटॉमिक नंबर आपका क्या है बेटा, आपका सेम है। और यहां पर आप देखेंगे जो आपका एटॉमिक मास है वो आपका क्या है, आपका सेम है। ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज क्लियर है तो बेटा बहुत अच्छा है। आप सभी एक बार मुझे हार्ट इमोजीज भेजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कितना समझ आ रहा है, क्योंकि क्लास अब हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। एक बार हार्ट इमोजीज भेजिएगा, मुझे जल्दी बताइएगा कितना समझ आ रहा है। बस इसकी एक लास्ट चीज और क्लियर कर दूं मैं आपकी, लास्ट चीज और क्लियर कर दूं आपकी। देखो देखो यहां से बहुत सिंपल सी चीज है बेटा आपकी। देखो ये जो आपका था ये आपको यहां पे दिखा, ये देखो ये एग्जांपल हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, दोनों के एग्जांपल रख दिया आपने। अब समझना आपसे क्या कहना चाह रहा था बेटा, ये बताओ इसमें ये क्या है, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी आपका जो जेड है यहां पे आपका तीनों में 1 है। ए क्या है बेटा आपका, ए भैया इसमें 1 है, इसमें आपका जेड इसमें तीनों में सेम है। इसमें ए क्या है, इसमें आपने कहा सर ए इसमें मेरा 2 है। इसमें ए क्या है, इसमें ए आपका बेटा आपका 3 है या नहीं है, बिल्कुल है सर। यहां पे अगर बात करूं मैं आपका, यहां पे बेटा आपने कहा सर जेड क्या है, आपने कहा सर जेड मेरा यहां पे 6 है, यहां पे क्या है जेड मेरा सर 7 है। यहां पे मेरा ए क्या है, आपने कहा सर ए मेरा यहां पे 14 है, और यहां पर भी ए जो है मेरा वो आपका 14 है, यानी सेम है। अगर बात की जाए सर इसमें, तो इसमें आप अगर देखें कि सर जेड अगर सेम है तो प्रोटॉन आपके इसमें सेम होंगे, होंगे या नहीं होंगे, प्रोटॉन बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन ए सेम होने का मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके सेम है, ना कि प्रोटॉन ना कि आपके न्यूट्रॉन। इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन निकालने बैठूं तो बेटा ए, क्योंकि आपका अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा इसमें, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए माइनस के जेड करो आप, तभी तो न्यूट्रॉन निकाल पाओगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको ए माइनस जेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ए कितना था बेटा इसमें 1, इसमें से 1 को ही घटा दिया तो क्या आ गया आपका बेटा 0। क्या आ गया 0।
ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो सकती है? बिल्कुल है, प्रोटियम। हाइड्रोजन का पहला ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, बाकी आगे किसी में नहीं होने की। ठीक है, बाकी आप करके देखिए। इसमें आप देखिएगा, इसमें आपने न्यूट्रॉन निकाला तो न्यूट्रॉन बराबर इसमें भी आपने करा a माइनस जेड। ए कितना है भैया आपका? 2 माइनस 1, इसमें न्यूट्रॉन आ गया आपका 1। सेम इसमें क्या आपने a माइनस जेड करेंगे आपका न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस के 1 और आपका आ गया 2। समझ में आया? यहां पे अगर आपको निकालना हो, आपने कहा सर प्रोटॉन तो मुझे पता है, अगर मैं यहां पे न्यूट्रॉन निकालूं तो आप a माइनस के जेड करोगे। a कितना है बेटा आपका? 14 माइनस के 6, इसमें आ गया आपका 7। यहां पे करोगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो आप a माइनस जेड ही लगाओगे। a आपका कितना है? 14 माइनस के 7 इक्वल टू आपका 6, नहीं 8 आएगा ना। 14 माइनस 7 इक्वल टू आपका 8। 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो आप यहां से बस ये याद रखना कि आपसे कभी कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकालने के लिए बात कर लिया जाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकालने के लिए बात कर लिया जाता है इसमें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स जो पाए जाते हैं, बस इसे आप नोट करके यहां पे लिख लेना। नोट करके लिख लेना कि सर जो आपके मैक्सिमम आइसोटॉप्स हैं, मैक्सिमम आइसोटॉप्स जो होंगे वो आपके किस में होंगे बेटा? वो आपके पोलोनियम में होते हैं। किस में होते हैं आपके? इन पोलोनियम। बात खत्म। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि बेटा ये जो भी आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो भी चीज मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे अभी तक जो कुछ पढ़ाया है वो चीज क्लियर नहीं है? मुझे हर एक बच्चा कमेंट करके फटाफट बताए। ठीक है, और हार्ट इमोजी से बेटा ये पता चलता है कि आपको कितना क्लियर है। हर एक चीज कितनी क्लियर है ये आपकी हार्ट इमोजी से पता चल जाती है। तो मुझे एक एक बच्चा कमेंट करके ये बताए कि आपको क्या चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है या क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। जल्दी बताइएगा बेटा, आपकी जल्दी बताइए आपको क्या चीज क्लियर है, या किसी चीज में अगर आपको डाउट है तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। जल्दी फटाफट बताइएगा बेटा आपका। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट आप बताइएगा बेटा आपका कि क्या चीज आपको क्लियर है, किस चीज में आपको डाउट है, ये आप मुझे यहां पे क्लियर कर दीजिएगा। बाकी सभी बच्चे, ये आपका पूरा का पूरा वो क्वेश्चन था, मतलब वो था एक पूरा का पूरा दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इससे रिलेटेड कैसे पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो फिलहाल आपकी क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की हमारी तुम्हारी राम राम। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना।